मूवी का नाम हो पठान, या मूवी का नाम हो जवान, या मूवी का नाम हो डंकी, ये सारे मूवी इसके साथ शाहरुख खान की अगर प्रोमोशनल एस्पेक्ट की बात किया जाएगा तो हम हर वक्त देख सकते हैं कि दुबई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जो ये प्रमोशन करवाने के लिए यूज करते हैं इस कंट्री को। सिर्फ यही नहीं, अगर हम ये हैशटैग बी माई गेस्ट के बारे में बात करें तो वो क्या है, ये हैशटैग बी माई गेस्ट वाले ये जो वीडियो है ये आप सभी ने देखा ही होगा, चाहे वो यूट्यूब में आया होगा या आप कोई मूवी देखने गए हो उसमें भी एज ए एडवर्टाइजमेंट आया होगा। लेकिन ये यहाँ पे क्यों है, है क्योंकि शाहरुख खान के साथ दुबई का या यूएई का एक बहुत ही घनिष्ठ संपर्क है, क्योंकि दुबई का जो गुडविल एम्बेसडर विथ इसका जो टूरिज्म का जो एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान है। अब सिर्फ अगर शाहरुख खान की बात को अगर हम अलग से सोचे तो हम बात करेंगे मोदी जी की। अभी अभी रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मोदी जी का दमदार भाषण ने पूरे वर्ल्ड भर में एक बहुत बड़ा सनसनी मचा दिया है, बिकॉज वट एवर ही डिलीवर्ड विथ हिज स्पीच वो एकदम मतलब टॉप नॉच था। ठीक है, अगर आपने वो सुना होगा तो आपको पता ही है, और अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी उसको एक बार सुनो। तो बेसिकली ये अगर 2014 से देखा जाएगा पीएम मोदी का ये 7वां ये दौरा था यूएई के अंदर। तो इस बार सिर्फ यूएई में नहीं, मिडिल ईस्ट में मतलब पर्शियन गल्फ कंट्री के अंदर वो उन्होंने कतार के साथ यूएई में भी वो गए। वो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए या बाकी जो क्षेत्र है उसमें सहयोग बढ़ाने के लिए बहुत सारे बात किए। अपने काउंटर पार्ट वहां के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उनके साथ उन्होंने बहुत सारे बातचीत की। सिर्फ ये भी नहीं, जो हमारे यूएई के अंदर जो कैपिटल है जो कि है अबू धाबी, वहां पे उन्होंने फर्स्ट हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया। उसके बारे में भी आज बात करेंगे। लेकिन असल बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये बात आएगी कि दुबई के साथ भारत की प्रगति या दुबई के साथ भारत की जो डेवलपमेंट है, जो योजनाएं हैं, वो कैसे दिन ब दिन डेवलप हुए हैं उसके बारे में आगे जाके हम कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो ये इंडिया और यूएई के बीच की जो रिलेशनशिप है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे की पढ़ाई में। तो आशा रखती हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और डेफिनेटली एक लाइक और शेयर कर देंगे। और आगे जाके अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो यूएई और भारत का रिश्ता है ये आज का रिश्ता नहीं है। अगर हम देखेंगे कि ये जो चीज है ये आज से 3000 बीसी, अगर आज से 3000 बीसी मान के चले, मतलब 3000 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, तो 3000 साल ऊपर से अभी 2024 चल रहा है, तो मानो लगभग 5000 साल पहले से ये दोस्ती, ये दोनों इलाकों में ये संपर्क, ये व्यापार चल रहा है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, मतलब हड़प्पा मोहनजोदारो के जो सिविलाइजेशन थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये हमें याद रखनी है कि सुमेर जो एरिया था, जो आज के दिन में ईरान इराक वाले जो पूरा प्रॉपर एरिया है, ईरान को अगर स्पेशली हम बोले, वो सुमेर के साथ जो भी व्यापारिक या जो भी ट्रेड वाले जो रिलेशनशिप हड़प्पा मोहनजोदारो की बनी थी वो कौन कौन से एरिया से गए हैं, अगर उसके बारे में हम बात करें तो हमें दिखेगा कि बहरीन जो है और ओमन है, वो दोनों से होके वो बेसिकली यहाँ पे ओमन है, बहरीन है, इससे होके ये यूएई से होके मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट, इनसे होके इंडियंस का ट्रेडिंग वहां पे चलता था। ये हम 5000 साल की पहले की बात कर रहे हैं। यूएई में 1962 में तेल की खोज ने व्यापार को बहुत ही ज्यादा बदल दिया और यूएई और इंडिया सबसे अच्छा मतलब इनके दोनों के जो गठबंधन है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। इन दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध है वो 1972 में स्थापित हुआ।
तो ये सारे मामले में कैसे एक सांस्कृतिक हो गया, इसका कल्चरल चीज हो गया, इनके बाकी जो जियोपॉलिटिकल सेक्शन हो गया, उनमें इनकी दोस्ती कैसे बढ़ते गए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देख सकते हो, जबकि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचा था जब रेड सी क्राइसिस के कारण पूरे इंडिया सिर्फ नहीं बाकी सारे कंट्री बिल्कुल खतरे में थे ड्यू टू द इकोनॉमिकल सिनेरियो। जब खतरे में थे तभी भी यूएई और इंडिया दोनों मिलके इनके जो दोस्ती है वो कैसे इस क्राइसिस में भी इकट्ठा होके सारे प्रॉब्लम्स के हल निकाले, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये दोस्ती कैसे शुरू हुआ और ये कहां जा रही है, उसको जानने के लिए हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, उससे पहले इस जो दुबई नहीं बोलूंगी, एमिरेट मतलब यूएई, इनका अगर लोकेशन बताए तो हम देख सकते हैं बेसिकली ये है मिडिल ईस्टर्न कंट्री। ठीक है, ये है मिडिल ईस्ट कंट्री जिसमें देखो कुवैत आता है, बहरीन आता है, सऊदी अरबिया आता है, कतार आता है, ओमान आता है, यमन आता है और आता है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये पोर्शन को ही हमने यहाँ पे बढ़ा करके दिखाया है। यहाँ पे है अबू धाबी जो कि इनकी कैपिटल है, और ये है इनके दुबई जो कि इनको बताया जाता है कि ये बिजनेस कैपिटल होता है। ठीक है, पर्शियन गल्फ यहाँ पे लोकेटेड है, ये है पर्शियन गल्फ, और जो जाके यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर खुलता है थ्रू अरेबियन सी। मतलब अगर कोई इंसान यहाँ से इंडियन ओशन आना चाहते हैं, मतलब इंडिया में आने के लिए उनको थ्रू अरेबियन सी होकर यहाँ पे आना होगा। तो हमें इसका जो लोकेशन है ये समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लोकेशन है, लोकेशन के ऊपर हम कैसे ये दोनों कंट्री इंडिया और यूएई के बीच बेसिकली रिलेशनशिप बना, उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो बात है 1972 का, जब 1972 में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किया गया था। तब से लेकर आज तक इन दोनों देशों ने पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल, डिफेंस, इन्हीं सारी क्षेत्रों में बहुत सारे कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की बातें बढ़ाई है। इंडिया और यूएई के बीच का जो ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा है, और अगर ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो इंडिया यूएई की सबसे बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर में शामिल होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के 2021 के बारे में। यहाँ पे पीछे हमारी पिक्चर है कि इंडिया के साथ जो यूएस का जो ट्रेड है वो कितना ज्यादा, ये बायलैटरल ट्रेड कितना ज्यादा बड़ा था। 2021 तक ये जो अमाउंट था दैट वाज 68.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, नंबर देखो कितना है, 68.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, ओके, डॉलर, ये तो डॉलर नहीं है, ये रुपी हो गया, सॉरी। ठीक है, 68 बिलियन डॉलर ये रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2022 के बारे में, तो इन दोनों देशों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जिसको CEPA कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके साइन करने के कारण, इसके साइन करने के हेतु इसका जो एम था, इसमें यह बताया गया 2022 में, यह बताया गया कि अगले 5 साल के अंदर जो इंडिया और यूएई की ट्रेड रिलेशनशिप है वो 100 बिलियन तक जाएगा। ठीक है, 100 बिलियन डॉलर तक करा जाए, इसके बारे में बात चल रहा है। तो आपको ये पता ही चल गया कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे इंडिया और दुबई के जो डिफेंस कोऑपरेशन सेक्शन है उसके बारे में। इन दोनों देशों का जो जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें इंपॉर्टेंट है जैसे डेजर्ट ईगल आता है और गल्फ स्टार 1 होते हैं, ऐसे कोऑपरेशन से ये कॉम्बैट करते हैं बाकी बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इकट्ठा बनके। इंडिया और यूएई के अंदर के जो जॉइंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इनका नाम याद रखना है हमें, डेजर्ट ईगल और गल्फ स्टार 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ये रिश्ता कितना ज्यादा गहरा है, तो खास तौर पर आपको याद दिला दूं, दिसंबर 2020 में दिल्ली के अंदर जो टेररिस्ट अटैक होने वाला था उसको रोकने में इंडिया और यूएई ने दोनों देश मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग वे में काम किया था। अब हम बात करेंगे इनके कल्चरल रिलेशनशिप के बारे में।
भारत और जो यूएई है उनके अंदर के क्या कल्चरल रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में। तो दोनों देशों ने 1975 में एक कल्चरल एग्रीमेंट को साइन किया था। इसके अंदर बताया गया था कि अपने जो कल्चरल एक्टिविटीज है उसको और बढ़ाने की इरादा रखा जाए, और इंडिया और यूएई में अगर लोगों के बीच की बात करें तो बहुत सारे सिमिलरिटीज दिखने को मिलता है। और यही सिमिलरिटीज के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएई के अंदर अगर देखें तो लगभग 38% लोग इंडियंस हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग वहां पे होने के लिए। अब इंडिया और यूएई ने अपने हार्मोनी और डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए हैं, और इसी सारे स्टेप्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि पहला अबू धाबी के अंदर पहला बीएपीएस का मंदिर खुल गया, जो कि इंडियन एक संस्था ने बनाया है। और इसके पीछे अगर एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें, हमें ये पता है कि सिर्फ ये मंदिर के साथ एक आपको पता है ओवरसीज आईआईटी को बनाया गया है अबू धाबी के अंदर। इंडिया से आईआईटी बना है अबू धाबी के अंदर। और दूसरा ये है जो कि हिंदू टेम्पल बनाया गया, 14 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। एक चीज यहां पे मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि ये जो मंदिर है इसका ये स्पेशलिटी है कि ये दुनिया के अंदर फर्स्ट मंदिर है जो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लाइट चलेगी वो सोलर पैनल से बनाया जाएगा, मतलब सूरज की किरण से इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे जो पानी यूज होगी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जो पानी स्टोरेज में रखा जाएगा उससे यूज होगा। और एक बहुत बड़ी बात, यहाँ पे कोई भी वेस्टेज, मतलब रेगुलर पूजा करने से जो फूल, जो प्रसाद, जो वेस्टेज बताया जाता है उसको वेस्टेज ना मान के उसको रिसाइकिल करा जाएगा इन द इफेक्ट ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी। ये सारी चीज करा जाएगा फॉर दिस टेम्पल। अब अगर हम बात करेंगे सॉफ्ट पावर के बारे में, तब आता है शाहरुख खान के नाम। शाहरुख खान को तो आपको पता ही है, बादशाह कहते हैं, और दुबई का ये ब्रांड एम्बेसडर है। शाहरुख खान ने 2008 में यूएई का एक रियल एस्टेट फर्म के साथ एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट शुरू किया था। यहाँ पे उसका पिक्चर आप देख सकते हो। तो ये एक लग्जरी विलाज है, इसका नाम रखा गया था एसआरके बोलवर्ड रास अल खैमा। तो ये जो जगह है, ये जो लग्जरी विलाज और अपार्टमेंट है, ये भी इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के साथ शाहरुख खान का खुद का वहां पे घर है जो पाल जुमेरा में है। और शाहरुख हैज गिवन अ लॉट ऑफ थिंग फॉर द दुबई टूरिज्म, ठीक है, दुबई टूरिज्म के साथ भी काफी काम किया है। और अगर हम बात करें, ये इस बार जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, ही इज द ओनली एक्टर जिनको बताया गया है कि मतलब जो इंडिया को भी रिप्रेजेंट किए हैं और उसके साथ दुबई को भी रिप्रेजेंट किए हैं, एंड ही हैज गिवन अनदर वेरी गुड इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ लैक ऑफ पीपल। ठीक है, लैक ऑफ पीपल, ऑनलाइन ऑफलाइन सबकी बात चल रहा है। अब जहां पर उन्होंने दुनिया के सारे नेताओं को संबोधित किया है और अपने सारे सपने अनुभव के बारे में भी बताया। और यूएई के साथ शाहरुख खान का रिश्ता इतना घनिष्ठ है, इतना ही क्लोज है कि उनको एक हैप्पीनेस कार्ड दिया गया है। मतलब उस हैप्पीनेस कार्ड को यूज करके शाहरुख खान की फैमिली हो गया या बाकी सब लोग बहुत सारे डिस्काउंट और ऑफर्स अवेल कर सकते हैं। तो बन जाओ भाई शाहरुख खान जैसा कोई और दुबई से ले लो सारे ऑप्शंस। लेकिन इन सारे अचीवमेंट के बावजूद मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ ऐसे चीज जो जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रखता है। पहले मैं बात करूंगी रेड सी क्राइसिस के बारे में। 2023 जनवरी में, आपको पता है ये है रेड सी का लोकेशन। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये खुलता है जहां पे वो ऐड होता है इंडियन ओशन के साथ, और यहाँ पे सुएज कैनल है। बेसिकली यहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा कि हाउथी अटैक चल रहा है, जिनको बताया जाता है कि वो एक रेबल कम्युनिटी है ओमान से, यमन से। ठीक है, वो यमन का हाउथी है जो कि सऊदी अरेबिया और यूएई की जो ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स है उस पे कंटिन्यूअस हमला कर रहे थे। और उसके साथ उन्होंने क्या किया था, सुएज कैनल जहां पे खुलता है, जो सुएज कैनल जाके यहाँ पे हमें पता है बाकी जो यूरोपियन कंट्री है यहाँ पे मतलब रेड सी होकर यहाँ पे खुलता है, और मेडिटेरियन सी के अंदर जब खुलता है तब जाके यूरोपियन कंट्री के साथ इस एरिया को जुड़ते हैं। अब पॉइंट ये है, जब जाके इन्होंने ये एरिया को बंद कर दिया
जब उन्होंने ये एरिया को बंद कर दिया, तब पता चला कि बेसिकली जो ग्लोबल ट्रेड है ऑयल सप्लाई को लेकर, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी पूरे वर्ल्ड वाइड इसको पता चला कि ऑयल प्राइस कितना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। लेकिन इंडिया और यूएई की जो मिलके ये जो क्राइसिस का सामना करना, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये बहुत ही बड़ी काम था जो इन दोनों देशों ने अपने नेवल फोर्सेस को सुएज कैनल में भेजा और सुएज कैनल को खोल दिया। तो इन दोनों देशों ने अपने ऑयल रिजर्व को भी शेयर किया और ऑयल प्राइस पे भी कंट्रोल रखा। तो इन दोनों देशों के अंदर अपने ट्रेड रूट को डाइवर्सिफाई करने या ऑल्टरनेटिव पोर्ट्स का यूज करना, ये सारे करके ये जो रेड सी वाले प्रॉब्लम्स था, इसको हटाकर, इससे उभर कर ये सारे ट्रेड को भी स्मूथ करने में हेल्प किए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एससीओ का, जिसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया का मध्यस्थता के कारण इंडिया और यूएई ने अपने रिश्ते को इतना अच्छा मल्टीलैटरल लेवल पर रखा है कि इंडिया की सपोर्ट के कारण यूएई ने मई 2023 में ये एससीओ का एक डायलॉग पार्टनर बन गए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी अलायंसेस है, जिनके अंदर चाइना है, रशिया है, इंडिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्री भी शामिल है। अब एससीओ के जो डायलॉग पार्टनर बनने से यूएई को एससीओ के अंदर, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया और रीजनल कोऑपरेशन और जो कनेक्टिविटी है उसमें भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। दूसरे अगर हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में, हमको पता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन द सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमिक, डिफेंस एंड अदर कोलैबोरेशन आल्सो। यूएई ने जनवरी 1 को 2024 को ब्रिक्स का मेंबर भी बन गए। क्यों? क्योंकि इंडिया की सपोर्ट यहां पे भी मिला। ब्रिक्स का एक ग्रुप है, इस ग्रुप का पहले अगर ब्रिक्स को हम तोड़े तो हमें पता चलेगा, एक है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है। अब ब्रिक्स के मेंबर बनने से यूएई को ग्लोबल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में और ज्यादा रोल प्ले करने की चांस मिलेगा। और ब्रिक्स के जो इनिशिएटिव्स है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक और कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, इसमें भी अब यूएई पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो पता ही चल रहा है कि ऐसे ग्लोबल वे में कितने ज्यादा हेल्पफुल इंडिया है, मतलब इंडिया की दोस्ती कितना ज्यादा गहरा है फॉर यूएई। अब हम बात करेंगे, हम सारे सेक्शन में बात कर रहे हैं, अब हम जियोपॉलिटिकल सेक्शन में हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अहम हिस्सा है क्लाइमेट चेंज। इंडिया और यूएई ने जो क्लाइमेट चेंज है उसके खिलाफ भी एक साथ काम किया है। इन दोनों देशों ने इकट्ठा मिलके जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको इन्होंने साइन किया और अपने ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए स्टेप्स लिया है। इन दोनों देशों ने रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेस है, जैसे कि कौन सा होता है, सोलर, विंड, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आपको पता ही, उसको कहते हैं जिसको पुनर्निर्वाचन करके जिसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, मतलब जो खत्म नहीं होता, ठीक है। तो और अपने एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया है ये सारे यूजेस के थ्रू। और इन दोनों देशों ने ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट किया है और और अपने जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी रिड्यूस किया है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो इंडिया और यूएई ने अपने रिश्ते को और भी अच्छा बनाया है दिन ब दिन, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्पेशल डायमेंशन भी इसमें ऐड किया है। तो इन दोनों देशों ने दुनिया को दिखाया है कि वो हर चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और हर फोरम में अपनी आवाज भी सुना सकते हैं। इन दोनों देशों ने एक नया दोस्ती और पार्टनरशिप का मिसाल कायम किया है, जो कि फ्यूचर में भी आशाएं रखते हैं कि और ज्यादा बेनिफिट्स लाएगा। तो दोस्तों, ये था इंडिया और यूएई के बीच के रिश्ते के डिटेल्स एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज और सजेशन भी जरूर दें। और आपको एक बात बताऊंगी, अगर आपको
मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विच इज कीप इट सिंपली पूजा, और यहाँ पे जुड़ने से आप मुझे डायरेक्टली क्लास ओरिएंटेड कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। आशा रखूंगी ये क्लास आपके लिए और आगे की सेशंस भी आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तब तक के लिए मैं अब चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।